हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी हिंदी और क्राइम स्टोरी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रात के 2 बज रहे थे। एक अलग ही डर मेरे जहन में दौड़ रही थी। मैं अपने हॉस्टल से निकलकर उस तरफ जाने लगा जहाँ पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को रखा जाता है। 3 दिन पहले एक सरकटी लाश इस मेडिकल हॉस्पिटल में आई थी और अब तक ना ही उसकी शिनाख्त हो पाई थी और न ही कोई उनका दावेदार अब तक उन्हें लेने आया था। पटना का वो मेडिकल हॉस्पिटल रोज़ दिन 10 से 15 इमरजेंसी केस आ ही जाता था। बहुतों को बचा लिया जाता था और बहुतों को चाहकर भी बचा नहीं पाता था, लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश करती थी। उस पोस्टमार्टम रूम के आसपास रात में तरह तरह की आवाज़ें आती रहती थी और कभी कभी रूह भी अपना वजूद किसी न किसी को दिखाती ही रहती थी। रात में 12 से 3 के बीच उस जगह कोई भी अकेले नहीं जाता था। आज रात करीबन 9 बजे खाना खाने के बाद ऐसे ही मजाक मजाक में एक बाजी लग गई। जिस रूम में मैं रहता था मेरे साथ और भी 5 दोस्त रहते थे। बाजी की तरह मुझे आज रात 2 बजे अकेले उस पोस्टमार्टम रूम में जाकर उस सरकटी डेड बॉडी से उनका पट्टा लाना था। चूँकि ये काफ़ी यूनिक केस था तो सभी को पता था कि उसे 13 नंबर के सेल्फ में रखा गया था। जोश में आकर मैं तो हामी भर दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था डर मेरे अंदर और हावी होते जा रहा था। जैसे ही 2 बजे मैं अपने हॉस्टल से एक टॉर्च और एक चाकू लेकर उस पोस्टमार्टम रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मेरे कदम बढ़ रहे थे डर और हावी होते जा रहा था। जैसे ही मैंने उस पोस्टमार्टम रूम के कमरे को खोला ही था कि लाइट कट गई। एकदम गुप्त अंधेरा, मेरे धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने जल्दी से टॉर्च को स्विच ऑन किया, लेकिन वो जल ही नहीं रही थी। अपनी हथेली पे 4 से 5 बार जोर जोर से टॉर्च पटका, लेकिन वो जलने के नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हॉस्टल से जब निकला था तब तो वो टॉर्च जल रही थी। अचानक उस कमरे का लाइट कुछ सेकंड के लिए जला फिर बंद हो गया। अब मेरे धड़कन कई गुना तेज हो चुकी थी। मैं डर के मारे मैंने टॉर्च के पीछे वाले भाग को तुरंत खोलकर फिर से टाइट करके लगाया। इस बार वो टॉर्च जल गई। टॉर्च के जलते ही मैं अपना कदम उस कमरे के अंदर ले लिया। सामने ही 13 नंबर का सेल्फ दिख रहा था। मैंने तेज़ी से अपना कदम बढ़ाकर उस सेल्फ के पास पहुंच गया। मैं जल्दी जल्दी से उस सेल्फ को बाहर की तरह खींचा। उनके पैर में और हाथ में टैग लगा हुआ था। मैं जितना जल्दी उस टैग को लेकर उस कमरे से बाहर चला जाना चाह रहा था, मैंने तेज़ी से उसके पैर का वो टैग अपने चाकू से काट लिया। इतने में ही ज़ोर की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा को बंद किया हो। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे की तरफ कर दी। मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे बगल में कोई खड़ा हो। मैंने अपना टॉर्च को घुमाया, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं था। मैं अब उनके हाथ का टैग काट कर जैसे ही मुड़ा था, किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं डर के मारे तुरंत ही अपना टॉर्च की रोशनी उस तरफ किया जिससे मेरा हाथ पकड़ा था। ये वही सिर कटा लाश थी जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। ये देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। 3 मिनट बाद मेरे चारों दोस्त ने मुझे होश में लाया। चारों मुस्कुरा रहे थे। मेरी अब भी हालत ख़राब हो रही थी। उसमें एक साथी बोल पड़ा, अबे महेश, अब तो उठ जाया।
निकल 13 नंबर के सेल्फ से। महेश कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने एक सफ़ेद कफन को हटाया। उस सेल्फ में वही सर कटी लाश थी। उस 13 नंबर सेल्फ में सर कटी लाश देखकर अब उन चारों की हालत खराब हो रही थी। 6 घंटे पहले महेश ने मुझे ये बात बता दी थी कि आज हम पांचों ने मिलकर ये प्लानिंग की है। 13 नंबर सेल्फ में खुद सर कटी लाश की जगह रहूँगा और उस सर कटी लाश को 19 नंबर सेल्फ में रख दूँगा। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी की भी बाइक जाती वह भौंकने लगते। अचानक बिल्ली के रोने की आवाज़ भी आने लगी तो मन थोड़ा घबराने लगा। हमारे यहाँ बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है, इसलिए आजकल सब मनमर्जी करते हैं। कोई भी सुनता नहीं। एक फ़ोन तो कर देते तो उनका क्या जाता। मैं मन ही मन भुनभुनाती रही। वहाँ कौन था जो मेरी बात को सुनता। अचानक बारिश भी शुरू हो गई। मेरी घबराहट और बढ़ गई। सोच रही थी कि बारिश बाद में आती है और बिजली पहले भगा देती है। ऐसा सोचते ही बिजली चल गई। ऐसा लगा कि दिल निकलकर हलक तक आ गया हो। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई तो सांस में सांस आई। हवा की साय साय आवाज़ अंदर तक आ रही थी। सारी डरावनी फिल्मों की याद आ गई। उनमें से ऐसा ही दिखाते थे। मैं भी तो फ़ोन कर सकती हूँ। ये सोचकर मैंने फ़ोन उठाया और लगाना चाहा, पर इस मौसम में नेटवर्क भी नहीं काम करता। फिर दिल के धक धक की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। दरवाजे पर नोक नोक हुई। शायद आ गए सोचकर भागकर दरवाजे के पास गई। फिर सोचा कि ये बेल क्यों नहीं बजाई। फिर उटपटांग से ख्याल मन में आने लगे। आवाज़ फिर से आई। दूसरी तरफ से हवा इतनी ज़्यादा थी कि कमरे की खिड़कियां बज रही थी। यह उसी की आवाज़ थी। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा। अमावस्या की रात होने के कारण बाहर बिल्कुल ही अंधेरा था। नींद भी तो नहीं आएगी जब तक ये घर पर नहीं पहुँचेंगे, ऐसा लग रहा था। पता नहीं कितनी लंबी रात है और कब पहुँचेंगे, ऐसा लग रहा था। पता नहीं कितनी लंबी रात है और कब से ख़त्म ही नहीं हो रही है। लाइट आ गई। अच्छा लगा, टीवी देख लेती हूँ, मन बहल जाएगा सोचा। टीवी पर शनिवार होने के कारण तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और क्राइम स्टोरीज ही आ रही थी, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। मैंने टीवी बंद कर दिया। कुछ लिखती हूँ, यह सोचकर डायरी उठाई और घबराहट में तो जैसे अल्फाज भी दूर छिपकर कहीं बैठ गए थे। टाइम देखा, रात के 2:30 हो गए थे। फिर से दरवाजे पर आवाज़ आई। इस नई कॉलोनी में आए हुए हमें ज़्यादा दिन नहीं हुए। आस पड़ोस में भी ज़्यादा जान पहचान नहीं हुई। सबके घर भी थोड़ी थोड़ी दूर पर ही है। इस बार बेल बजी और होगा इतनी रात को। मैंने सेफ्टी लॉक से देखा, कोई महिला थी। महिला का 4 साल का बेटा श्याम सही नहीं मिल रहा था। उसने सब जगह ढूंढ लिया। बगीचे में आ जाता है कभी कभी फूल तोड़ने और तितलियां पकड़ने। उनसे बताया इसलिए वह पूछने आ गई थी। बहुत रो रही थी। मैंने बताया कि हम तो नए नए आए हैं यहाँ और मुझे कुछ भी मालूम नहीं यहाँ का। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने उसे बोला कि वह अपना नाम पता बता दे, क्योंकि मेरे एक अंकल पुलिस में बड़े ओहदे पर हैं। वह ज़रूर उसके बच्चे को ढूंढ देंगे। पहले भी उन्होंने बहुत से
गुमशुदा बच्चों को अपने घर में पहुंचाया है। उनसे मुझे अपना नाम और पता दे दिया और कहा कि मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूँ। मुझे उस पर बहुत तरस आया और उसकी हालत देखते हुए उसकी पूरी सहायता करने का वादा भी किया। सुबह के 3:30 बज गए होंगे। महिला चली गई और मेरा डर भी साथ में ले गई। मेरा सारा ध्यान अब उसके बेटे पर था। सुबह होते ही फ़ोन करूँगी अंकल को, मैंने सोचा, और अब मुझे नींद भी आ रही थी भरपूर, इसलिए मैं जाकर सो गई। सुबह जोर जोर से बेल बजने से नींद खुल गई। देखा 7:30 हो गए थे। जल्दी से दरवाज़ा खोला। पतिदेव बैंक से मुस्कुराए, मेरी फिक्र नहीं है, तुम्हें आराम से सो रही हो। मैं उनके ताने को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और पूछा, कहाँ रह गए थे? रात में एक दुर्घटना होने के कारण चक्का जाम लगा हुआ था, सारी रात बेकार गई, वह बड़बड़ाए। मैंने उन्हें नहाने का बोलकर खुद नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता करते करते मैंने उन्हें अंधेरी रात का पूरा किस्सा बताया। वह बहुत हंसे, बोले, तुम तो बहुत बहादुर बनती हो, क्या हुआ? हा हा हंसने लगा। उड़ा लो मेरा मजाक। मैंने कहा, नाश्ता करके मैंने अंकल को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उस महिला का नाम पता भी दिया। अंकल ने कहा कि वह आज ही जांच शुरुआत देंगे, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को अंकल को घर आया देख मुझे हैरानी हुई, क्योंकि वह ऐसा बहुत कम करते हैं। खुशी भी बहुत हुई क्योंकि मुझे वह बहुत पसंद है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिनकी सब इज्जत करते हैं और अपराधी डरते हैं। अरे अंकल, आप कैसे हो? मैं खुश होकर बोला। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और गंभीर आवाज़ में बोले, बैठ जाओ। मैं चुपचाप बैठ गया। वह अक्सर ऐसा करते हैं। वह बोले, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिना घबराए, बिना डरे। मन ही मन मुझे डर तो लग रहा था, पता नहीं क्या बात है जो करने आए हैं। उस महिला का बच्चा ठीक तो है? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? बेचारी कितनी परेशान दिख रही थी। मेरी आंखों के आगे उसका आंसू से भरा चेहरा घूम रहा था। कहाँ खोई हो? सुनो ध्यान से। अंकल बोले। हाँ अंकल, बताइए, मैं सुन रही हूँ। अंकल ने जो बात बताया वह सुनकर मैं बेहोश होती होती बच गई। मुंह से घुटी सी चीख निकली नहीं। वह महिला, उसका नाम रंजीता था और पति का नाम प्रेम, एक छोटा बेटा रवि, कुल मिलाकर खुशहाल परिवार। एक दिन खेलने गए बेटा जब शाम तक घर नहीं लौटा तो सब उसे ढूंढने निकले, कहीं नहीं मिला। पड़ोसी, रिश्ते नाते, गली मोहल्ला और अस्पताल तक छान मारा। पुलिस से भी शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन में ही रंजीत का हाल पागल जैसा हो गया। सारा दिन बिना खाए पिए अपने बच्चों को ढूंढती रही, कहीं कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बाद उसके बच्चे का मर्त शरीर एक सुनसान इलाके से मिला। पिता को खबर की गई। प्रेम बच्चे के पिता के लिए बहुत मुश्किल पल था, क्योंकि वह यह सब रंजीता को नहीं बताना चाहता था। वह यह सब सुनकर तो मर ही जाती, इसलिए उसे नहीं बताया गया। अपने बच्चे से बिछड़कर रंजीता बीमार रहने लगी। हर पल उसे लौट आने का इंतजार रहा। बीमार में भी वह अचानक उठकर उसे ढूंढने निकल जाती है। इस तरह ही वह दुनिया भी छोड़कर चली गई। प्यारे बेटे और प्रिय पत्नी के जाने के बाद प्रेम भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहा। इस तरह खुशहाल परिवार का अंत हो गया। यह सब उनके पड़ोसियों ने बताया। अंकल को उस घर में अभी भी कोई नहीं रहता।
मेरी तो जान ही निकल जा रही थी। क्या सचमुच मैं किसी भूत से मिली, उससे बात की? क्या यह सचमुच संभव है? मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। तो फ्रेंड, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी बढ़िया लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी स्टोरी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।